गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स और बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी मेरे साथियों आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से चल भी रहा होगा। तो मेरे भाई मेरे सभी साथी, हम आप लोगों के लिए डेली इतने मेहनत करके लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न तैयार कर कर लाते हैं फ्रेंड्स, जो हर एग्जाम के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंस होता है। हर एग्जाम में मेरे साथियों जो है ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाने की ज्यादातर संभावनाएं रहती है। हो सकता है इसी में से भी प्रश्न मेरे भाई हो सकते हैं आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग मेरे भाई इस लेक्चर को, इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये मिक्स कंटेंट है, यानी लुसेंट और एनसीईआरटी का मिक्स है, ठीक है, निचोड़ प्रश्न है। और ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों का हो रहा है ना निचोड़ प्रश्नों का, ये 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 16 है और जो क्लास है हम लोगों का 104, मतलब हम लोगों का 104वां ये क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। तो इतना बहुत बढ़िया प्रश्न है। और मेरे भाई कल आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि सर आप जो क्वेश्चन लाते हैं तो वो बहुत अच्छा तो रहता है, उसका लेवल भी अच्छा रहता है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में भी लेकर आइए और हिंदी में भी लेकर आइए। दोनों इस तरह से रहेगा तो हम लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा। तो हमने सोचा चलिए आप लोग जो बोल रहे हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे अपनाते हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्न जो है हिंदी में भी लेकर आए। हिंदी मीडियम वाले जो छात्र होंगे, विद्यार्थी होंगे, वह हिंदी मीडियम वाला देख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम होंगे वह इंग्लिश मीडियम वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए सहूलियत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्लास की सेशन को मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न, मस्त और शानदार प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न पहला दिया गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो मेरे भाई याद रखना होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसको लागू किया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे भाई सही जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी होंगे ना, आप लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फोर्थ जो हो जाएगा यहाँ पे सही चला जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ड्यूरिंग विच ए 5 years प्लान वाज दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे फोर्थ जो हो जाएगा यहाँ पे सही जाएगा, राइट। इसके आगे बात करेंगे, जो देख लीजिएगा सेकेंड प्रश्न है मेरे भाई, देख लीजिए। यहाँ पे सेकंड प्रश्न दिया गया कि खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। तो खाद्यान्नों पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसको एमएसपी के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम किस वर्ष इसको शुरू किया गया था। बढ़िया प्रश्न है। तो मेरे साथियों याद रख लीजिएगा, इसे 1964 में शुरू किया गया था। 1964 में इस चीज को शुरू किया गया था, एमएसपी को शुरू किया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही चला जाएगा। और जो मेरे भाई इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, आप लोग भी यहाँ पे 1964 को सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको एमएसपी बोलते हैं, ये जो है फ्रेंड्स कब जो है इसको शुरू किया गया था 1964 में, ओके। आगे बात करेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। थर्ड प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष है निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति का एक विशेष भाग माना जाता है। सुंदरी वृक्ष जो है एक किस प्रकार की विशेष वनस्पति का एक भाग माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो ज्वारीय वन को आप लोग सही करिएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे डी ऑप्शन मेरे भाई सही करना होगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राएं, सुंदरी ट्री के नाम दिया गया। तो सुंदरी ट्री यहाँ पे कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। डी इज राइट आंसर, नहीं, ठीक ना। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर। यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का एक भाग है। हिमालय जो श्रृंखला है इसका भाग माना गया है। हिंदू कोश को मानेंगे, ठीक है, हिंदू कोश भी हो जाएगा। काराकोरम की चोटी मानेंगे, ये भी सही जाएगा। कुनलुन की बात करेंगे, ये भी सही जाएगा। और डी ऑप्शन की बात करेंगे तो ये सही, सभी यहाँ पे सही हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे भाई ए ऑप्शन भी सही जा रहा है, बी ऑप्शन भी सही जा रहा है, सी ऑप्शन भी सही जा रहा है, यानी यहाँ पे सभी लोग सही जा रहा है, सभी सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दी विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इन द पार्ट ऑफ हिमालय रेंज। हिंदू कोश हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा और कुनलुन हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस को आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑल ऑफ एबव यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, अगला देख लीजिएगा, प्रश्न 5 है। यहाँ पे प्रश्न 5 दिया गया है कि भारत में क्षारीय मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भारत में क्षारीय मृदा को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, उसे कल्लर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे साथियों? तो उसे कल्लर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्कलीन सोइल, जिसको क्षारीय मृदा बोला जाता है, इज ऑल्सो नन बाई विच अदर नेम, इसको किस नाम से जाना जाता है? कल्लर के नाम से, कल्लर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे साथियों, और ये शानदार प्रश्न है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र एशिया और यूरोप के मध्य अपनी सीमा को नहीं बनाता है? तो जो यहाँ पे देख रहे हैं ना साथी, स्वेज नहर, ये जो है मेरे साथियों, स्वेज नहर कहाँ से ये जो होगा, ये मध्य सीमा को बनाएगा, जो एशिया और यूरोप हो जाएगा। तो मेरे भाई स्वेज नहर को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। डी यहाँ पे सही चला जाएगा, आप लोग भी डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, और मेरी भाई एक बार क्लास के सेशन को आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाला है कि विच ऑफ दी फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म ए बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो यहाँ पे स्वेज जो कैनल दिया गया है ना साथियों, आप लोग इसको डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, स्वेज कैनल इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे 7 प्रश्न। यहाँ पे 7 प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स की बात किया गया है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है, चला जाएगा। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी, भैया दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी नहीं, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गोरु शिखर है, मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नाकरिक हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन जो हो जाएगा असत्य माना जाएगा, ठीक है। ये सभी साथियों ध्यान में रख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। तो यहाँ पे असत्य की बात किया, फॉल्स की बात किया है, तो छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गोरु शिखर दिया गया है, यहाँ पे यही गलत हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों? यही गलत हो रहा है। सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। हाइएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज यहाँ पे गोरु शिखर, ठीक है। तो सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, सी गलत जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 है। यहाँ पे प्रश्न 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? वो भैया कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो जिसका नाम है सिंगापुर, ठीक है। आप लोग सिंगापुर को सही कर लीजिएगा, सिंगापुर जो हो जाएगा ये मेरे साथियों भूमध्य रेखा के निकट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं विच ऑफ दी फ्लोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू दी इक्वेटर, इक्वेटर मतलब वही भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे सिंगापुर को आप लोग सही करिएगा, बी इज राइट आंसर। आगे बात कर लेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे प्रश्न 9 है भाई। 9 प्रश्न बहुत बढ़िया है। यहाँ पे प्रश्न 9 दिया गया है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसका बात करेंगे मेरे भाई, स्विट्जरलैंड को आप लोग सही कर लीजिएगा, बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इज राइट आंसर, स्विट्जरलैंड को आप लोग मेरे साथियों सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड क्वार्टर ऑफ द IUCN लोकेटेड, तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे सही जाएगा। ओके, आगे बात करेंगे, जो हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत ने रामसर संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? 1 फरवरी 1982 में किया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं ना, सी ऑप्शन में दिया गया है कि 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982 में किया गया था, रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, रामसर यहाँ पे जो कन्वेंशन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही कर लीजिएगा। अरे भैया सॉरी, बी नहीं, यहाँ पे 1 फरवरी होगा ना साथियों, 1 फरवरी 1982 को मेरे भाई आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। 1 फरवरी 1982 यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे, अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो हम लोगों का प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 11 प्रश्न है। 11 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाला जो छात्र जो विद्यार्थी होंगे, आप लोग इकोसिस्टम को सही कर लीजिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 है मेरे भाई। यहाँ पे 12 प्रश्न देखिएगा।
यहाँ पे 12 प्रश्न दिया गया है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में स्थित है। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील जो है किस राज्य में स्थित है मेरे साथियों। तो ये असम को आप लोग सही कर लीजिएगा, असम यहाँ पे सही जाएगा। तो डीपोर लेक की बात किया गया है, तो डीपोर लेक कहाँ पे होगा, तो मेरे भाई असम को आप लोग सही करिएगा, ए ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है। यहाँ पे 13 प्रश्न दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, तो आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जो आप लोग 13 ऑप्शन की बात करेंगे तो सी ऑप्शन को मेरे साथियों आप लोग सही कर लीजिएगा। 5th जो शेड्यूल दिया गया है ना, इसे आप लोग सही करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूड। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 14 प्रश्न, देखिएगा 14 प्रश्न बहुत बढ़िया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। क्या करना है मेरे भाई, इसको मिलान करना है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात किया गया तो यह भारतीय संविधान का भाग 3 से मौलिक अधिकार को लिया गया, भाग 3 यानी ए का यहाँ पे मेरे साथियों तीसरा सही चला गया। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई। तो मौलिक कर्तव्य तो भारतीय संविधान का जो भाग चौथा का है ना, ये इससे लिया गया है, यानी बी का मेरे साथियों हम लोग चौथा को सही कर लेंगे। निर्वाचन की बात करेंगे तो ये भारतीय संविधान का भाग जो लिया गया है 15 से लिया गया है, यानी सी का दूसरा सही जाएगा। निर्वाचन जो लिया गया है भाग 15 से लिया गया है, ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आपात उपबंध की बात किया, आपात जो उपबंध है ये भारतीय संविधान का भाग जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 18वां, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, 18वां संविधान से लिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पे डी का क्या होगा, पहला सही जाएगा। तो 3 4 2 1 जो होगा यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन में, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ पे 14 नंबर दिया गया, मैच लिस्ट मैच करने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया है। तो मेरे भाई यहाँ पे तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही चला जाएगा ना। फंडामेंटल्स राइट जो हो जाएगा पार्ट 3 से हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी जो हो जाएगा ये पार्ट 4 का ए से हो जाएगा। इलेक्शन की बात करेंगे तो पार्ट जो हो जाएगा 15 से हो जाएगा। और जो इमरजेंसी प्रोविजंस हो जाएगा ये जो हो जाएगा पार्ट 18 18 से हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का आप लोग डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगर 15 प्रश्न की बात करेंगे कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं 10 की संदीप प्रणाली में मुख्य अंतर, यानी आप लोगों को बताना होगा कि यहाँ पे मुख्य अंतर क्या हो जाएगा। बहुत मेरे बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये चीज है दिया गया है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली और यहाँ पे भैया ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली ना, वहीं तो कहें ये कहाँ से आ गया, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली क्या होगा साथियों, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना यूएसए जो यहाँ पे प्रेसिडेंटल जो दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है मेरे भाई, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जो न्यायिक समीक्षा हो जाएगा ना, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यूएसए मत कर लीजिएगा, ब्रिटेन कर लीजिएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे जो अगला प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किन विधायक सत्तापूर्ण पर नियंत्रण लगाता है। बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है मेरे साथियों, ठीक ना, और ये भी इंपॉर्टेंस है, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अच्छा बात है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण जो होता है नियंत्रण लगाता है, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर सी ऑप्शन की बात करेंगे आर्टिकल 14 का ना, ये बिल्कुल सही जाएगा, सी इज राइट आंसर। इसी तरह आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, आर्टिकल 14 सही जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेंगे, देख लीजिएगा 17 प्रश्न दिया गया है। 17 प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मेरे साथियों याद रख लीजिएगा, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति जो होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं फ्रेंड्स, राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं तो ये विधानसभा के जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव यहाँ पे जो असेंबली दिया गया है ना, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही जाएगा। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, ये जो होते हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत होते हैं। इसके आगे बात करेंगे, प्रश्न 18 है
18 प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? तो उसका उम्र 21 वर्ष या उससे इससे ऊपर होना चाहिए। 21 वर्ष प्लस होना चाहिए, तब जाकर वह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग भी सही कर लीजिएगा, 21 ईयर्स और अबव को आप लोग सही करिएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक ना, कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन टू कॉन्टेस्ट द ग्राम पंचायत इलेक्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे, प्रश्न 19 है। यहाँ पे 19 प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो 73वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जाएगा, और यहाँ पर भी आप लोग जो है यहाँ पे थर्ड एमिडेंट एक्स जो यहाँ पे दिया गया है आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसे सही करिए, ए ऑप्शन सही जाएगा। अगर बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 पे साथियों की भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो मेरे भाई जो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर जो प्रतिबंध है ना, ये मेरे भाई गलत जाएगा। ठीक है, भारत का ये मूल अधिकार नहीं माना जाता है इसको, जो अपने आप शिक्षण संस्थान पर प्रतिबंध हम बना सकते हैं, ये गलत जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग डी ऑप्शन को क्या करिएगा मेरे भाई, सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 21 है। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पता करना है कि कौन सा जो कथन हो जाएगा साथियों सत्य होगा। क्या यहाँ पे देखेंगे कि वित्त आयोग जो होता है संवैधानिक निकाय होता है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, इनमें सभी सत्य है। तो मेरे भाई ये भी गलत जाएगा, ये भी गलत जाएगा, ये भी गलत जाएगा। आप लोग ए ऑप्शन को साथियों सही कर लीजिएगा, वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है ना ये वित्त आयोग हो जाएगा, फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ए ऑप्शन को सही कर लेंगे। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 पे कि 22 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे लोक लेखा समिति का ना मेरे साथियों, इसे सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट करती है सीएजी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्या होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी को सही करिएगा। आगे बात कर लेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 23 प्रश्न है। 23 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? ठीक है ना, तो यहाँ पे बताइएगा फ्रेंड्स कि किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? देख रहे हैं ना कितना बढ़िया बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, किसके द्वारा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये शासक के द्वारा बनाया गया था किलो खरी। ठीक है, ये इसके अपनी राजधानी बनाए थे, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद 23 यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए को आप लोग भी साथियों सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 24 प्रश्न। 24 प्रश्न है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक जो थे मेरे भाई वह थे खिज खान। कौन थे? खिज खान को आप लोग सही करिएगा, सैयद वंश के संस्थापक खिज खान। 24 आप लोग देख सकते हैं सैयद जो डायनेसिटी है ये कौन है भाई? खिज खान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको भैया? तो शाहजहां को बोला जाता है। कौन सा मुगल शासक था? तो उस मुगल शासक का नाम है शाहजहां। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, और आप लोग भी यहाँ पे साथियों बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, शाहजहां इज राइट आंसर। जिसको गोल्डन एज ऑफ जो यहाँ पे और जाना जाता है शाहजहां को जाना जाता है, बी ऑप्शन जाइएगा। ठीक है, स्वर्ण युग बोला जाता है। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा 26 नंबर जो प्रश्न है। 26 प्रश्न है कि परम भागवत का उपाधि धारण, यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ध्यान नहीं दिखाई दे रहा होगा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले साथियों प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो मेरे भाई समुद्रगुप्त। कौन थे भाई? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर भी डी ऑप्शन मेरे साथियों समुद्रगुप्त को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है 27 प्रश्न है कि सत्यपय ग्रंथ, ठीक है, सतपथ ग्रंथ हो जाएगा ना, यहाँ पे सत्यपय ग्रंथ नहीं सतपथ ग्रंथ है। सतपथ ग्रंथ जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सतपथ जो ग्रंथ है फ्रेंड्स है ये किस जो वेद का ब्राह्मण ग्रंथ
हो जाएगा। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, यजुर्वेद का हो जाएगा। किस वेद का हो जाएगा? यजुर्वेद का हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया गया है। हिंदी में गलत हो जाता है लेकिन इंग्लिश में सही रहेगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो मेरे भाई ये किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे यजुर्वेद को आप लोग सही कर लीजिएगा, बी इज राइट आंसर। आगे बात कर लेंगे 28 देख लीजिएगा। 28 प्रश्न है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण की बात क्या है? ये तो मौर्य वंश से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विष्णु पुराण की बात क्या है, तो आप लोग भी मौर्य वंश को क्या करिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे 29 प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई? तो ध्यान रखना होगा, वारेन हेस्टिंगस था। कौन था मेरे भाई? वारेन हेस्टिंगस था। ठीक है, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का उस समय जो गवर्नर था, जनरल था, वह कौन था? वारेन हेस्टिंगस। आप लोग भी मेरे साथियों वारेन हेस्टिंगस को सही कर लीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर जो युद्ध है, वार है, ये वारेन हेस्टिंगस था। आगे बात कर लेंगे 30 प्रश्न देख लीजिएगा। 30 प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो गलत दिया गया है तो नौसेना का विद्रोह 1946, ये तो सही जाएगा। कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, ये भी सही जाएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928। अगर पुन्ना एक्ट की बात करेंगे 1931 ना, ये गलत जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत तो पूछा गया है मेरे भाई, पुन्ना एक्ट को आप लोग भी गलत कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन में यहाँ पे सही जाएगा। पुन्ना एक्ट, पुन्ना जो पैक्ट दिया गया है 1931, ये मेरे भाई क्या होगा? गलत जाएगा। इनकरेक्टली यहाँ पे मैच, तो डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा 31 प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? एक बराहवा। कौन था अधिवेशन था मेरे भाई? तो कांग्रेस का जो बराहवा अधिवेशन था ना, इसी में वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था। बराहवा यानी 12 सेशन। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग भी ए ऑप्शन को साथियों सही कर लीजिएगा, ए इज राइट आंसर। वंदे मातरम संग ऑफ द फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? तो 12 सेशन, बराहवा सेशन में। ठीक है, आगे बात कर लेंगे प्रश्न 32 प्रश्न है यहाँ पे कि समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक मेरे भाई कौन थे? तो विलियम कैरी थे। मेरे साथियों कौन थे साथियों? तो विलियम कैरी का नाम आता है। डी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। समाचार दर्पण जो न्यूज़पेपर है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर समाचार दर्पण? तो विलियम कैरी। यहाँ पे डी ऑप्शन जाएगा सही। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों, देख लीजिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे ये देख सकते हैं 33 प्रश्न। 33 प्रश्न दिया गया है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का रीजन क्या हो सकता है? एक साथ न पिघलने का कारण क्या हो सकता है? तो वह कारण हो सकता है कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या करती है? परावर्तित कर देती है। क्या करती है मेरे भाई? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या करती है? परावर्तित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई बी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। आप लोग भी साथियों बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा 34 प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों? मेरे भाई ये भी बढ़िया प्रश्न है। इसलिए क्योंकि इसमें इसके न्यूनतम जो तापमान पर जीवाणु और फफूंदी क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। इसी के वजह से जो होते हैं रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है, ये खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, ठंडा करके रखता है। ठीक है, और अपने टेम्परेचर को बनाए भी रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, लो टेम्परेचर इन एक्टिव बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, डी इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे प्रश्न 35 है फ्रेंड्स कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ ये जो काम होता है विषुवत रेखा पर होता है। कौन सा रेखा पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। ए ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एट विच ऑफ द फ्लोइंग लोकेशन इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिस्ट, तो इक्वेटर को आप लोग सही करिएगा मेरे साथियों, ए इज राइट आंसर। आगे बात कर लेंगे प्रश्न 36 है भाई। यहाँ पे 36 प्रश्न दिया गया है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन को रगड़ते हैं तब उस धब्बे पर रंग जो होता है, उस धब्बे का जो रंग होता है भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड होता है और नियोन होता है, उस चीज़ का मिश्रण होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन भी दिया गया है ना, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा सी। और मेरे साथियों आप लोग भी यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। सोप
रिएक्ट्स विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन को आप लोग सही करिएगा, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर देखिएगा 37 नंबर प्रश्न। 37 प्रश्न है कि फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है पारा और पारा वाष्प और ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। किसका? पारा वाष्प और ऑर्गन का। तो आप लोग भी डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मरकरी वेपर और एंड ऑर्गन का, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देख लेंगे, यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है 38। निम्नलिखित में से कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का जो मिश्रण होता है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। और आप लोग भी साथियों देख सकते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इट्स हैबिट द टिंडल इफेक्ट है? तो मिल्क एंड वाटर मिक्सचर्स, ठीक है। मिल्क एंड वाटर मिक्सचर्स को सही करिएगा, ए इज राइट आंसर होगा। 39 देखिएगा प्रश्न मेरे भाई, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया कितना शानदार शानदार प्रश्न है कि डीएनए में कौन सी शर्करा जो होती है पाई जाती है? तो मेरे भाई डी ऑक्सीराइबोज, ठीक है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डी ऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज ए फाउंड इन डीएनए? तो डी ऑक्सीराइबोज, यहाँ पे बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ओके। आगे बात करेंगे मेरे साथियों, देख लीजिएगा 40 प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग जो होते हैं निम्न में से कौन से होते हैं? केवल पादप कोशिका की बात किया, मतलब पौधे में जो कोशिकाएं पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वह कौन होते हैं? तो वह प्लास्टिड होते हैं। कौन होते हैं मेरे भाई? प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, और आप लोग भी मेरे भाई प्लास्टिड को आप लोग सही कर लीजिएगा, एज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे साथियों, देखिएगा 41 प्रश्न है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह बनी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं पेस्टिलोगाइजेशन से ठीक है। पेप्टिडो यहाँ पे पेप्सिडो ग्लाइकन हो जाएगा, क्या होगा मेरे साथियों? पेस्टिडो यहाँ पे ग्लाइकन को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे पेप्टिडो ग्लाइकन यहाँ पे दिया गया है ना, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश सही देता है, हिंदी में तो टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं होगा ना मेरे भाई। आगे बात करेंगे 42 प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो होता है नियंत्रित करता है? ये बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंसुलिन को नियंत्रित करता है, किसको कंट्रोल करके रखता है? तो इंसुलिन को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भी मेरे साथियों इंसुलिन को आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी आगे बात करेंगे, देखिएगा 43 प्रश्न है। 43 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? सबसे अधिक जंतु जो है किस संघ में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। किसमें मेरे भाई? तो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग मेरे साथियों आप लोग भी आर्थ्रोपोडा को यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला जो प्रश्न है 44 प्रश्न है। 44 प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो वह हो जाएगी अग्नाशय। कौन सा है भाई? अग्नाशय हो जाएगा। द लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी, तो आप लोग यहाँ पे अग्नाशय को सही कर लीजिएगा, पैनक्रियाज को सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे, प्रश्न 45 है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? नील्स बोर के द्वारा किया गया था। आप लोग एक बार प्रश्न आया था, ठीक है, नील्स बोर के बारे में बहुत बढ़िया से आप लोगों को विस्तार से बताए थे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था नील्स बोर। उसी तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हु करेक्ट दी फ्लो दी रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल, तो नील्स बोर को यहाँ पे आप लोग सही करिएगा, बी इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा 46 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स है कि एल्कोहल में ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग जो होता है किया जाता है? नहीं वाला तो नहीं है, लेकिन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई गर्म जो एल्युमिनिया होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, हीटेड एल्युमिनिया को आप लोग सही करिएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे साथियों, देख लीजिएगा 47 प्रश्न। 47 प्रश्न है कि साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा अलग कर लिया जाता है या अलग से उसको हटा लिया जाता है? तो पायसीकरण विधि से। कौन सी विधि से? इमल्सिफिकेशन जो होता है ना, उसी की वजह से। देख सकते हैं हाउ डज दी सोप रिमूव ग्रेस, तो यहाँ पे बाई इमलिफिकेशन इमलिसिफिकेशन को सही कर लीजिएगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे 48 प्रश्न देखिएगा।
48 प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो भैया ओलिव, यानी ओलिव के मतलब होता है जैतून का पेड़ होता है। इसकी शाखा जो है, जो इसकी टहनी होती है, जो ब्रांच होता है ओलिव का, क्या यह संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है? नहीं भाई, यह संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक नहीं, शांति का माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी 48 नंबर आप लोग देख सकते हैं ना कि ओलिव ब्रांच दिया गया, सिंबल ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये गलत जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न बात करेंगे मेरे साथियों 49 प्रश्न पे कि दिल्ली का मोती मस्जिद जो है किस मुगल शासक के द्वारा जो है बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है ना, दिल्ली के मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था कौन से मुगल शासक के द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं हु बिल्ट दी मोती मस्जिद इन दिल्ली, तो यहाँ पे औरंगजेब आप लोग सही कर लीजिएगा, सी इज राइट आंसर। और मेरे भाई एक लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है यहाँ पे कि बारकरी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बारकरी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना तुकाराम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तुकाराम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हु फाउंडेड दी बारकरी सेक्ट, ये तुकाराम को आप लोग भी सही कर लीजिएगा, बीच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? और ये क्लास के प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया थे, इंग्लिश में भी थे, हिंदी में भी थे, दोनों चीज आप लोगों को मिल गया। तो कैसा क्लास लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग इस वीडियो को मेरे भाई शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।